स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को बधाई। और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो सरकार के अब तक के कदम हैं उन पर समझेंगे कि किस तरीके से देश के उन तबकों के लिए जो अब तक हाशिए पर या फिर सरकार की इस स्कीम से उनके नजरिए से दूर नजर आते थे, उनको लेकर वित्तीय समावेश को लेकर क्या बड़ी कदम या स्कीम्स सरकार ने उठाए हैं, उसका लाभ किस तरीके से हो रहा है और ये आर्थिक विकास या फिर देश की समृद्धि और उसकी मजबूती की दिशा में कितना कारगर होता है। और इसे समझाएंगे हमारे साथ मौजूद तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं हितेश चंकर जो कि एडिटर हैं 5 जन से। हितेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं शिशिर सिन्हा जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सीनियर वित्तीय एडिटर है द हिंदू बिजनेस टाइम। बहुत बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार हमारे साथ हैं। शिवाजी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत मैं करना चाहूंगा शिशिर जी, क्योंकि मसला जब नीतियों से और आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में आज जो प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से वित्तीय समावेश, जो मैं कहूं कि एक शब्द या उसका दायरा है, उसको किस तरीके से बढ़ता हुआ हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में और कितना बड़ा परिवर्तन अगर समाज के नजरिए से देखें तो अब तक नजर आता है। देखिए, हम लोग जब वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर उसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि क्या जो सुविधाएं हैं, इसके दो मतलब कह सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि जो कुछ भी सरकार आर्थिक नीतियां बना रही हैं, उनका फायदा समाज के हर तबकों तक पहुंच रहा है कि नहीं, और खास तौर पे जो हाशिए पर जो है, जो सबसे आखिरी पायदान पर है। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि हम जो वित्तीय साक्षरता है वो कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के भीतर लोगों के बीच में जो है वो हम फैला रहे हैं। जहां तक पहला मुद्दा है, हम कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो इसमें जैसा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र किया। देखिए, जनधन योजना की जब शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है कि इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे। और सबसे पहला सवाल ये था कि हमारे पास तो पहले से भी कई तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन इस स्कीम की जरूरत क्या है? आज अगर आप इस स्कीम में देखिए, अगर आप करोड़ों खातों की बात कर रहे हैं, और आज जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का पूरा पूरा फायदा अगर हर किसी को पहुंच रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि चाहे वो बीमा की बात हो, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जब लॉन्च की गई थी, उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि कैसे ये लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप उसे बैंक खाते से जोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा सुरक्षा का फायदा मिल पाएगा। ये एक वित्तीय समावेशन का एक और स्वरूप था। तीसरा, अगर आप देखें, जहां तक बात मनरेगा की आती है या प्रधानमंत्री की या माफ कीजिएगा सरकार की दूसरी योजनाओं की बात आती है, हमेशा से ये उठता है कि जो दिल्ली से चलता है वो कितना पैसा वहां तक पहुंच पाता है। आज अगर हम कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का सही सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान जो है वो वित्तीय समावेशन का रहा है। अब दूसरा पहलू पे आप अगर चले जाए, वित्तीय साक्षरता की, देखिए हमारे देश में ये बात सच्चाई है कि वित्तीय साक्षरता के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। आज के दिन में अगर आप लोगों से कहेंगे कि वो अपने पैसे का सही सही मतलब समझ पाते हैं कि नहीं, क्या वो बैंक खाते का सही सही मतलब समझ पाते हैं कि नहीं, बीमा सुरक्षा का सही सही मतलब समझ पाते हैं कि नहीं, शेयर बाजार का मतलब सही सही समझ पाते हैं तो नहीं कि नहीं, ज्यादातर लोगों का जवाब शायद ना में होगा। और इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हम व्यवस्था की है, जिन्होंने उस साक्षरता के लिए बहुत ज्यादा पहल नहीं की। या मीडिया की भी आप भूमिका में सवाल उठा सकते हैं, जिन्होंने वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों को इतने तकनीकी रूप से लोगों को सामने रखा कि वो साफ साफ समझ में नहीं आया। तो वित्तीय समावेशन का फायदा सबसे ज्यादा तभी हो सकता है जब वित्तीय साक्षरता भी हो। तो हमने वित्तीय समावेशन का पहला कदम उठाया, अब अगला कदम जो होना चाहिए वो वित्तीय साक्षरता का होना चाहिए। तभी जाकर के पूरे वित्तीय व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। ओके, हितेश भाई, जिस तरीके से हमने आज देखा और जो खास फोकस था मध्य वर्ग या वो तबका जो कि अब तक सरकारों की स्कीम से योजनाओं की पहुंच तक नहीं था या फिर उसके दूर नजर आता था, चाहे वो मध्य वर्ग के लिए राहत की बात हो, होम लोन की ईएमआई को लेकर हो, चाहे इंटरेस्ट रेट को लेकर हो, या फिर शिशिर ने जैसा कहा कि उस गरीब तबके के लिए हो जहां पर सीधी डीबीटी के जरिए हमने सब्सिडी पहुंचाने का काम किया। कैसे इसने
उस ग्रामीण भारत या मध्यवर्ग या फिर निम्न वर्ग के लिए तस्वीर को आर्थिक तरीके से बदला है और उसे खड़ा किया है देश के विकास के साथ। देखिए, ये इसका घटनाओं के संदर्भ में देखेंगे तो घटनाओं का अंबार लग जाएगा गिनाने के लिए, परंतु जैसा अभी शिशिर जी ने कहा, मैं उसमें दो बिंदु और जोड़ना चाहूंगा। एक लोगों तक पहुंच है और समावेशन के लिए, और दूसरा साक्षरता की बात। परंतु इसके साथ ही कुछ और कदम भी उठाए गए हैं कि जो पहले होता था उसमें आर्थिक निर्णयों की और प्रक्रिया में भी वो तय करने की शक्ति कुछ बिंदुओं पर केंद्रित थी। यहाँ पर निर्णय की जो शक्ति थी उसके प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए गए हैं। जो डिजिटल इंडिया है, बाकी प्रोसेस इतने सरल कर दिए गए हैं कि पहले एक गारंटर के पास ये शक्ति होती थी कि किसका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये शक्ति का विकेंद्रीकरण है, इससे समावेशन बढ़ा है, लोगों तक पहुंच बढ़ी है। और मुझे ये लगता है कि एक अगर इंजीनियरिंग की टर्म की अगर हम बात करें कि ये एक ठोस ढांचा कैसे तैयार हो रहा है, अगर हम ये बात कहें, और भाजपा कैसे कर पा रही है ये, तो इंजीनियरिंग की एक टर्म है कि सबसे ठोस चीज वो होती है जहां त्रिभुज होता है। त्रिभुज आकृति ही ठोस आकृति होती है, क्योंकि हर भुजा दूसरे को सपोर्ट करती है। आर्थिक क्षेत्र में अगर ये देखें तो भाजपा की नीतियों में स्वदेशी है, स्वावलंबन है, और उसके नीचे विकेंद्रीकरण है। और ये वही है जो दीनदयाल जी ने जो आर्थिक दर्शन दिया है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। अब हम इसे डिजिटल इंडिया में देख लें, स्टार्टअप इंडिया में देख लें, आत्मनिर्भर भारत में देख लें, सब लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका एक डिजाइन है, ये बिट्स एंड पीसेस में नहीं है। बीजेपी की जो अभी आप आर्थिक रणनीतियों को जो देख रहे हैं, जो कामों को देख रहे हैं, उसे टुकड़ों में अगर डिफाइन करेंगे तो शायद एक एक पहलू समझ में आएगा, परंतु ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसी कारण जो अभी आखिरी पायदान की बात थी वो अंत्योदय की बात इससे अलग नहीं है। और जो जिसमें विकेंद्रीकरण की जो हम बात कर रहे थे उसमें आर्थिक शक्ति लोगों के हाथ में, दूसरा पारदर्शिता के प्रति भरोसा, और इसके लिए प्रक्रिया तय करना, ये बड़े काम मुझे लगता है सबसे बड़े हुए हैं। और जहां प्रोसेसेस डिफाइन हो जाते हैं तो फिर आगे का राह सरल हो जाती है, लोगों को उस झमेले में नहीं पड़ना पड़ता कि आपको हर बार वो पहिए की खोज करके ही अपनी यात्रा शुरू करनी पड़े, ऐसी एक झंझट से लोग निकल जाते हैं। वो काम हुआ है। ओके, शिवाजी सर, जिस तरीके से आज का संबोधन रहा उसमें आपके नजरिए से क्या प्रमुख चीजें दिखती हैं? अगर मैं कहूं कि उस तबके तक स्कीम्स की बात हो या उस तबके को मुख्यधारा में लाने की बात हो, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, या फिर उस ग्रामीण भारत को जिसको लेकर पहले एक तरीके से नजरअंदाजी ज्यादा दिखती थी और अब ऑप्टिकल फाइबर से हर गांव को जोड़ने का एक लक्ष्य भी सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री के अगर भाषण का आप अगर उसके मूल आधार को देखेंगे, उसमें शुरू से आखिर तक एक चीज़ जो रही है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। और उस आत्मनिर्भर भारत में जब हम बात करते हैं, सिर्फ रेहड़ी पटरी के लोगों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, पर उसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, हमारी जो पूरी आर्थिक नीति में जो अभी तक अगर हम देखें कि जो रॉ मटेरियल के निर्यात है उस पर आधारित रही है, उससे बदल कर अब रॉ मटेरियल हम जो है वो निर्यात नहीं करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे और उससे वैल्यू एडेड चीज़ें के हम जो है जिसको तो हम निर्यात करेंगे। जैसे लोहा न एक्सपोर्ट करके हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट करेंगे स्टील को, क्या लोहे से बने हुए जो सामान है उसको। देखिए इसमें जो है अगर देखें आप, कई देश ऐसे रहे हैं जो भारत से लोहा ले जा चुके हैं, चीन भी ले जा चुका है, जापान भी ले जा चुका है, और जापान ने अथाह लोहा ले जाया और उनके पास चूँकि रखने की जगह नहीं थी, भंडारण की जगह नहीं थी, तो उन्होंने समुद्र के बीच में उसको रखा कि जब हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे। तो ये जो एक पॉलिसी रही है देश की, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लीशन हुआ है जो रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज रहे। तो ये एक बहुत ज़रूरी वो है कि आत्मनिर्भरता अगर हमें करना है तो अपनी जो, क्योंकि सारे विश्व में जो है अगर हम देखें जो बेसिक रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज जो है क्रमशः कम होते जा रहे हैं, तो इस वो जो है एक आधार बनेगा। जो वो आधार क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, भारत में हर चीज़ अपना हम खुद बनाएंगे, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये जो विश्व के लिए हम जो बनाने की कोशिश करेंगे उसमें ये रॉ मटेरियल बहुत काम आएगा।
और उस रॉ मटेरियल जब काम आएगा तो उसी के ज़रिए जो हम सारा चीज़ें करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसी के ज़रिए जो है नौकरियां पैदा होगी, उद्योग पैदा होंगे और सारी चीज़ें पैदा होंगे। ये जो आधार उन्होंने बताया, उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि हम रेहड़ी पटरी के लोग जो हैं उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी बैंक से सीधे लोन मिल सकता है और वो भी अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। अगर मिडिल क्लास की बात करें, जिस पर उन्होंने खास जोर दिया, क्योंकि अगर आप देखें उसको, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कई बार ये कहा जाता रहा है कि ये कुछ दिनों से मिडिल क्लास को जो है इग्नोर किया जाता रहा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मिडिल क्लास को हम कई तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। और उन्होंने कई चीज़ें गिनाए, जिसमें कि होम लोन में का जो विस्तार है और 6 लाख रुपया जो है उसका जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है उसका भी है। साथ में ये एमएससी में की जो सुधार है, जिसमें 1000 करोड़ का फंड दिया गया है, उसको भी उन्होंने मिडिल क्लास के उत्थान से जोड़ा है। सिर्फ यही नहीं, किसान के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है कि किसान की आमदनी डबल होगी, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से डबल होगी, उसकी भंडारण बढ़ेगी, उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और गांव के लोगों से वो ज़्यादा जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है जल जीवन का मिशन का जो बात अगर हम करें तो क्लीन वाटर किसके लिए है इस वक्त? शहरों में तो कमोवेश क्लीन वाटर मिल जाता है, गाँव में नहीं मिलता। तो गाँव के लोगों तक भी नल से पानी पहुँचाने की जो व्यवस्था की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो है किसान को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, जिसमें कि जितने भी उनके लिए जो बंधन थे उसको मुक्त किया जा रहा है। किसान जो है अब वो सिर्फ अपने आसपास की मंडियों से ही नहीं जुड़ेंगे, जहाँ भी उनको अच्छा दाम मिलेगा वहाँ जाकर बेच सकते हैं। और श्रम शक्ति जो है उससे कैसे पूरी व्यवस्था को शक्ति मिलेगी, ये व्यवस्था करके प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल में नीति का जो एक स्वरूप था उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। और इसका निश्चित रूप से ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो खास करके सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं उनको ये समझ में आएगा कि जो बातें हितेश जी कह रहे थे या शिशिर जी कह रहे थे कि सरकार जो है धीरे धीरे किस तरह से सारा इंक्लूसिव सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि लोग आपस में ही नहीं जुड़े, लोगों के जुड़ने से जो है जो पूरे इकोनॉमिक परिस्थिति में जो फायदा होगा और इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि उन्होंने मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की जो बात की वो बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। ओके शिशिर जी, अगर मैं कुछ स्कीम्स को देखूं जिनका जिक्र डायरेक्टली स्पीच में दिखता है और वो किस तरीके से कामयाब रही है, इसका उदाहरण हम कोविड एरा में देखते हैं। चाहे वो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का मसला रहा हो, वन टैक्स नेशन की बात हो रही हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर केंद्र की ओर से शुरू की गई स्कीम्स की बात हो रही हो, ये क्या इस तरह की बड़ी स्कीम्स हैं जो मैं कहूँ कि व्यक्ति समावेशन की दिशा में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँ कि अब तक प्रभाव छोड़ा है? देखिए, मेरे ख्याल से जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जो कि आज के स्पीच का एक बड़ा हिस्सा रहा और बहुत अहम है, जिसमें आप हर किसी को एक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी देने की बात कर रहे हैं, उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य के मोर्चे पर, उन ज़रूरतों का हिसाब किताब रखने की बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि काफ़ी अहम है, खासतौर पे अगर आप आयुष्मान भारत के स्वरूप को देखें। अगर आप कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, स्वास्थ्य की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है, तो आपके पास एक इंटीग्रेटेड डेटा बैंक है कि नहीं है, वो इसके जरिए हो पाएगा। मुझे 3 और योजनाएं जो है मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी। एक जो कहा उन्होंने, कोस्टल रीजन में 4 लेन रोड्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सड़क का निर्माण केवल सड़क नहीं बनाता, बल्कि उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, रोजगार के मौके पे मोर्चे पे होता है। जितने भी आपके रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे लोहा हो, या ऐसे बहुत सारे जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, उसका फायदा मिलता है। और तीसरी बात यह है कि उस सड़क के किनारे एक व्यवस्था विकसित होती है, चाहे वो कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ ये है जो शिवाजी सर ने जो बात कही थी कि जो मल्टी लिंकेजेस जो स्कीम है, यानी कि आप सीपोर्ट को रेल से जोड़ रहे हैं, रेल को रोड से जोड़ने की व्यवस्था पहले से है, उसको और बेहतर कर रहे हैं, रोड को आप पोर्ट से जोड़ रहे हैं, तो आपके पास जब मल्टी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होगा तो उसका फायदा ये होगा कि जो निवेश आपके यहाँ करते हैं, चाहे वो देसी निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो, उनके लिए वो आधार तैयार हो पाता है। तो मेरे ख्याल से दूसरा, जो पहला हेल्थ का था,
दूसरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो उन्होंने बात कही है, और तीसरा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मिडिल क्लास को लेकर के था। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि आज की परिचर्चा में मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अपने आप को नजरअंदाज महसूस कर रहा था। आज जब लाल किले के प्राचीर से मिडिल क्लास के अहमियत को सामने रखा गया, तो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना कि जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मविश्वास और आत्मबल भी जरूरी होता है। और वहां पर आपका मिडिल क्लास जो लगभग 30 करोड़ है, आप सोचिए 133 करोड़ की आबादी में 30 से 35 करोड़ मिडिल क्लास है, उसके अंदर अगर आप एक भाव क्रिएट करते हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी आगे योगदान कर सकता है। मुझे लगता है ये 3 चीजें अहम थी आज के भाषण में, जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फायदा मिल सकता है। हितेश, वाकई जो आज की अगर स्पीच को हम देखें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और जिनको आप मैं कहूँ कि हाईलाइट करना चाहें, जिनके जरिए इकोनॉमी, पब्लिक, वो तबका सब एक साथ समाहित हों, और जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का नारा भी आज पीएम ने दिया है। जी, मुझे लगता है इसमें अगर श्रम के मोर्चे पर ही देखें तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, कोरोना काल की ही घटनाओं को याद करें, जब जिस समय लॉकडाउन 2 था और उसके बाद में जो गृह मंत्रालय का जो नोट आया था, उस नोट को यदि देखेंगे तो उसमें उसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन प्रवासी मजदूरों को लगाने की बात थी, जिनका अभी एक रोजगार छिना है और अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो उनका नियोजन कैसे हो कि बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कें, प्रोसेसिंग यूनिट और उसके अलावा तालाब आदि जो बुनियादी ढांचा है उसमें हम इस श्रम का उपयोग करेंगे। और इसका जो ये पहला है, जो मतलब जिसे आप बिल्कुल हाशिए के दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, उनके लिए काम की चिंता यहां पर की गई। और उसके बाद दूसरा संकट हमने ये देखा, भारत से जुड़े हुए लोग जो मतलब दुनिया में और देशों में, उनके भी रोजगार बहुत सारे छुटे थे, और खासकर खाड़ी देशों में एक जो संकट आया, उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि लोग लौट के आएंगे, परंतु वो लोग जो लौट कर आएंगे वो स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट लेबर है। उसके लिए क्या होगा? तो आप ये देखिए, जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो डिफेंस कॉरिडोर है, बाकी जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, वहां पर आपके पास स्किल्ड लेबर के लिए भी जगह बन रही है। इसके साथ ही आज जो महाद्वीपीय विकास की, ये द्वीपीय विकास की जो बात है कि 1300 करीब हमारे द्वीप हैं, उसमें से 572 जो अंडमान निकोबार के क्षेत्र की बात है, उसे हांगकांग की तर्ज पर हम अगर विकसित करने का सपना देख रहे हैं और उसके लिए बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है स्किल्ड लेबर के लिए और आर्थिक गतिविधियों के इंजन के तौर पर आपने चीजों को जोड़ने की तैयारी एक कर ली है। एक तरफ आपका बिल्कुल हाशिए का लेबर है, वो बुनियादी ढांचा बना रहा है, स्किल्ड लेबर उसके ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद आपके एक्सपर्ट्स हैं जो इस ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसका परिणाम अगर मैं छोटी सी घटना में बताऊं तो इस मौसम में पहले ट्रैक्टर्स की बिक्री का एक आंकड़ा था कि करीब 18,000 ट्रैक्टर बिकते थे। अभी कल परसों की खबर है कि बिहार में इस बार 43,000 ट्रैक्टर बिके हैं। जो मजदूर गए हैं उन्होंने अपने संसाधन जोड़ के कि नहीं, अब हमें अपने बूते कुछ करना है, अपना किसी के आगे हाथ पसारने की बजाय अब हम आर्थिक गतिविधियों को अपने बूते आगे बढ़ाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भरता जो है वो सिर्फ एक की नहीं है, वो दूसरों के लिए राह भी बना रही है। एक व्यक्ति तो आत्मनिर्भर हो रहा है, मगर उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर मजबूत हो रहा है, उससे कृषि उपज का क्षेत्र मजबूत हो रहा है। तो ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं और हर चीज का फल कुछ साल में आपको देखने में आता है। मुद्रा लोन बांटने से नहीं होगा, जब उसकी बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि मुद्रा लोन ने वास्तव में काम किया है। शिवाजी सर, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या सरकार अब उन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, उन सेक्टर पर भी फोकस कर रही है जहां से एक बड़ा मैं कहूँ कि पोटेंशियल है रेवेन्यू जनरेशन का, रोजगार का और उन पिछड़े हुए इलाकों के विकास को लेकर? ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो कोस्टल रोड्स की जो बात की जा रही है और इस तरह के कई और चीज़ है, जो द्वीपों का जो संवर्धन करने की बात है, इसमें सीधी सी चीज़ ये है कि वो जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं उसका कैसे विकास होगा, उसमें वहाँ रहने वाले लोगों की जो है उनका कैसे उनकी प्रगति होगी, कैसे उनके उन्नति होगी, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो ये सारे उसमें हम देख रहे हैं, जो पूरे अगर
प्रधानमंत्री के जो भाषण का जो केंद्र बिंदु रहा है उसमें सामान्य रूप से ये रहा है कि गांव गरीब जो है वो आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तभी पूरा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जहां उद्योगपति बहुत आगे है, हमारे पड़ोस में ही कुछ ऐसे देश हैं, तो वहां पर उद्योगपति तो बहुत आगे हैं पर देश के लोग बहुत पीछे हैं। तो हमारे देश में जो है वो गैप वैसे भी कम रहा है और अब जो है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। अगर देश के उद्योग बढ़ेंगे और देश की जनता भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगी तभी जाके सारी चीज़ें जो हैं, जिसको कहते हैं हमारे जब परचेजिंग पावर जब बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी, छोटे छोटे ये जो निवेश है या छोटे छोटे जो उद्योग है, छोटे छोटे जो काम है, ट्रैक्टर खरीदना, किसान का काम करना, इन सारी चीज़ों से जो पैसे आते हैं उससे जो है गांव की अर्थव्यवस्था सुधरती है, और गांव की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो उद्योग की अर्थव्यवस्था सुधरती है, बैंकों के जो है उसमें जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है, और इस पर जो पूरा ध्यान जो प्रधानमंत्री का रहा है, क्योंकि भाषण में तो निश्चित रूप से ही पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पर पॉइंट्स को जब जोड़ते हैं आप उनको तो एक आधार मिलता है। वो आधार यही है कि देश की संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, कि वो विकास जो है तभी होगा जब हम, जैसे रेहड़ी पटरी के लोग जो हैं उनका विकास होगा। किसान के लिए उन्होंने कहा कि किसान जो है अब मध्यम वर्ग में आ जाएगा। अब किसान का मध्यम वर्ग में आने का मतलब है जिस मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी, और मिडिल क्लास जो है सामान्य रूप से जो है पूरी जो व्यवस्था होती है उसको एक आधार देती है, उसको एक संबल देती है। तो वो संबल जब बढ़ता है तभी जो है डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से ही जो है बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो डिमांड बढ़ाने की बात है, वेयर हाउसिंग बढ़ाने की बात है, सड़कें या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो इम्प्रूव करने की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो देश में स्मार्टफोन्स का हो या उड़ान का हो, इसमें जो ये सारे चीज़ आखिर कौन इस्तेमाल करेगा? बड़े लोगों के लिए तो साधन हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जो सामान्य रूप से एस्पिरेशनल क्लास है वो जब इन पे जाएंगे तब देश का विकास होता है। देश की सामग्री जो है पूरे विश्व के मानचित्र में जब मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं तो उसमें हमारे कहीं स्थान दिखता है। और आज प्रधानमंत्री ने एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें जिस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है वो भी अभूतपूर्व है। वो भी तभी होता है जब देश के अंदर सामर्थ्य होता है और संबल होता है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दिखता है, देश के बाहर जब हम जाते हैं और हमारी जिस प्रकार से हमारी पूछ होती है उससे होती है। और उसी से एक जो चीज़ है हमारे देश की, मुझे लगता है आज भी लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटकता है कि हमारा रुपया जो है अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों से जो है क्रमशः हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक नए दिशा की ओर चलेगी। ओके शिशिर, दो पॉइंट में और, क्योंकि जो चर्चा में महत्वपूर्ण लगते हैं आर्थिक नजरिए से, एक तो ये कि सेंटर पॉइंट चाहे वो तमाम फाइनेंशियल स्कीम्स का लॉन्च हो या फिर पुश करने के लिए सेक्टर वाइज हो, उसमें एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस किया गया जिसका जिक्र पीएम ने खुद किया है आज। और दूसरा ये कि जिस तरीके के फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्टेप्स सरकार ने लिए हैं उनको सपोर्ट किस तरीके से रहा है या उनके रिजल्ट किस तरीके से हैं, क्या ये दिखाता है कि जो डायरेक्ट निवेश भारत में हुआ है पिछले साल में 18% की उसमें ग्रोथ दिख रही है, ये उससे हम लिंक कर सकते हैं? देखिए आज के दौर में हमारे लिए जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो कृषि का क्षेत्र है। और कृषि की अगर आप देखें तो इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, तो इससे कि खरीफ की भी पैदावार अच्छी होगी, रबी अच्छी हुई है। अगर आप 2019-20 का कृषि वर्ष देखें तो लगभग 30 करोड़ टन अनाज का हमारा रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण है कि 32 करोड़ टन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का अनुमान है। ये दोनों को अगर आप मिला ले तो किस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि खरीद की ताकत है कि नहीं है, वो खरीद की ताकत कहां से आएगी जब इन फसल का होगा और साथ ही साथ ये फसल सही समय पर सही जगह पर सही कीमत के साथ बिक जाते हैं, तभी जाकर के वो किसान के अंदर वो खरीदी ताकत आती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खरीद की ताकत आती है। जो दिन 3 कानूनों में फेरबदल किया गया, चाहे वो एपीएमसी की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, या फिर मंडी के बाहर आप जो है राज्य के भीतर बेचने की बात हो, इन सब चीजों से किसान की खरीद की ताकत और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। पहला पहलू तो ये है।
दूसरा ये है कि अगर आप देखें इस समय में अगर हम डिमांड की बात करें, सर ने ट्रैक्टर का जिक्र किया था, मैं ट्रैक्टर के साथ दो और चीजें जोड़ देता हूं, दोपहिया वाहन और जो लो कॉस्ट फोर व्हीलर्स हैं, जैसे जो बेस मॉडल्स हैं, चाहे वो मारुति की बात कर लीजिए या hyundai जैसी बात कर लीजिए, उनका सेल देखिए कहाँ है। एक दौर ऐसा था कि वो 10% से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं था, आज के दिन में वो 30% तक पहुंच गया है। तो ये उस खरीद की ताकत है जिसकी हम लोग बात बार बार कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि जो योजनाएं सरकार ने की, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए सीधे हस्तांतरण की बात हो, उसमें मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण है। मनरेगा में कहने को 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन 20,000 अगर मैं 208 रुपए या 212 रुपए के मिनिमम वेज को लेकर के चलूं, तो 20,800 या 22,000 रुपए की जो रकम होती है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मायने रखती है। उस रकम का काफी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री किसान निधि की बात करें, जिसमें 6,000 रुपए देने की बात की गई है, आप कुल देखिए रकम कितनी दी गई है, 75,000 करोड़ रुपए। ये 75,000 करोड़ रुपए जब सर्कुलेट होगा और इसका जब लिवरेज होगा, तो वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फायदा दे सकता है। तो हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं कि अरे 6,000 रुपए से क्या होता है, 212 रुपए पर डे की मजदूरी से क्या होता है, लेकिन अगर आप इसको पूरा जोड़ के देखें, समग्र में देखें, तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। और जब आपके पास एक बाजार बन जाता है तो निवेश आता है। कंपनियां निवेश कब करेंगी? जब उनका माल बिकेगा, जब वो देख रही हैं कि इतना बड़ा बाजार है जहां पर उनका हर तरीके का माल बिक सकता है, तो वहां निवेश करेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18% की बात है। देसी निवेश में किस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, उसको भी अगर आप ध्यान में रखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये बाजार उस निवेश को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। तो आज जब बाजार की बात करते हैं ना, मध्यम वर्ग की बात करते हैं ना, तो हम शहरों से बाहर निकलने की हमारी जरूरत है। हमें छोटे कस्बों, गांव, वहां जाना और वहां देखना है कि वो एक उपभोक्ता कितना खरीद सकता है। यही निवेश का आधार बनता है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में और आज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन क्या खास रहा है, क्या दायरा है, क्या संकेत मिल रहे हैं और किस तरीके से सरकार ने अब तक वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम उठाए हैं और उनका असर हम किस तरीके से, हमें ये नहीं भूलना होगा आज की कोरोना काल चल रहा है और अगर ये तस्वीर दिख रही है तो दुनिया भर में जब कोरोना का संकट है और अगर कोरोना काल जब खत्म होगा तो शायद ये कदम ज्यादा प्रभावी या फिर ज्यादा प्रोडक्टिव नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।